नमस्कार साथियों। आज तेरी मेरी कहानी के 75 सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद आप तक सेशन पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूं। आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। तो सबसे पहले सभी माताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनकी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मैं आशा करूंगी कि वो अपना भी ख्याल रखेंगी और अपने पूरे परिवार का भी। तो आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक बहुत महत्व विषय जो हमने लिया है, उस विषय का सीधे सीधे कनेक्शन है उनके बच्चे से। क्योंकि वो जो अगर माता है तो उनके लिए उनका जो सबसे महत्वपूर्ण एक सेंट्रल पॉइंट होता है वो होता है उनका बच्चा। उनका बच्चा जब अच्छा स्वस्थ होता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होती हैं, अपेक्षाकृत कि वो उनकी अपने स्वास्थ्य या उनकी अपनी इच्छाओं के अलावा भी उनके लिए उनका बच्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तो शायद आज पूरे विश्व के सभी बच्चे अपनी जो मदर हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ओब्लाइज्ड हैं और एक ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माँ का जो एक जीवन में रोल है वो बहुत बड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है फियरलेस एग्ज़ाम्स। और आपका मूड और आपका बिहेवियर, इसमें पेरेंट्स क्या करें, स्पेशली मदर्स क्या करें, और इसमें बच्चा क्या करे। तो हम सबसे पहले ये आपसे जानकारी लेना भी चाहेंगे, और आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं कि अगर आपको भी अपने के बच्चे के एग्ज़ाम्स के दौरान कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, या आपके बच्चे का बिहेवियर या मूड एग्ज़ाम्स के दौरान चेंज हो जाता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके अपने जो व्यक्तिगत आपकी समस्याएं होंगी उनको चैट के द्वारा एक आपको अच्छा समाधान दे पाएँ। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। तो चलते हैं आज के 75 सेशन में, और हम एक ये जो लंबी यात्रा करके आप लोगों तक अपने सेशंस को पहुंचा पाए हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब एक बच्चा एग्ज़ाम्स देता है या एग्ज़ाम्स का सीज़न आने वाला होता है, सीज़न मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं मेरे ज़माने की बात करूँ तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये सोचना ही एक सभी के घरों में एक जैसा वातावरण हो जाता था। किंतु आज थोड़ा सा उससे भिन्न है, फिर भी एग्ज़ाम्स का एक मौसम होता है, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम्स का जो अभी चल ही रहा है। तो बच्चे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं और कुछ दे चुके हैं, और अभी बहुत सारा एक लंबा अरसा बचा हुआ है जिसमें उन्हें अपने आप को तैयार करना है, चाहे एग्ज़ाम बोर्ड का हो या एक नॉर्मल किसी भी क्लास का। पेरेंट्स में स्पेशली मदर को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि वो अपने बच्चे का कैसे ख्याल करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट जो पेरेंट हैं, उनमें मदर हैं, उनको बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चे की टीचर ना बने, अगर हो सके तो बचपन से वो अपने आप को एक टीचर में कन्वर्ट ना करें, और एक टीचर होने से अपने आप को बचाएं। और हमेशा एक केयर टेकर, एक बहुत अच्छी एक गाइड करने वाली माँ, उस गाइडेंस में ये नहीं है कि आपने उसे सवाल पढ़ाना या सिखाना समझाया। हो सकता है आपका बच्चा आपके साथ इतना डिपेंडेंट हो जाए कि उसे बाहर किसी और से उतना अच्छा ना लगे, तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाइए कि इसका मतलब कि आप उसकी एक मदर कम और बच्चे की डिपेंडेंसी एज अ टीचर आप पर बढ़ती जा रही है। तो आप अपने आप को अपने रोल में रखें, और आपका सबसे बड़ा रोल है कि केयर करना, उसको गाइड करना, और उसे एक वातावरण प्रोवाइड करना जिस वातावरण में वो पढ़े, उसे वो उन जो लोगों तक और उन रिसोर्सेज तक पहुंचाना, या उसमें उसे गाइड करना, मदद करना कि वो ट्यूशन टीचर कौन सा सेलेक्ट करे, या वो ट्यूशन पढ़े या ना पढ़े, वो अपने टाइमिंग को, स्टडी टाइमिंग को सुबेरे का रखे या शाम का रखे, या वो लेट नाइट स्टडी करे। अगर आप उसको गाइड कर पाएंगे, और साथ में केयर, केयर में आ जाता है उसके हाइजीन से लेकर उसका फूड, उसका स्लीप साइकिल, उसके कपड़े पहनने का ढंग, अब उसकी साफ सफाई, और वाटर इनटेकिंग। मैं वाटर इनटेकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब
जब भी मैं बात करती हूँ अपने क्लिनिकल केसेस के साथ, और मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या पानी काउंटेड है, क्या आप गिना हुआ पानी पीते हैं, तो सब वहीं चौंक जाते हैं, हाँ पीते हैं बट गिना हुआ हमें नहीं पता। कोशिश कीजिए बच्चों को छोटेपन से आदत डालिए कि वो बच्चे अर्लियर एज में ही काउंटेड वाटर की हैबिट्स के साथ ही बड़े हों। उन्हें पता होना चाहिए उन्होंने 2 लीटर पानी पिया है या 3 लीटर, आज कम पिया है या आज ज़्यादा पिया है। तो ये आप अपने अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर बच्चे की पूरी एक अच्छी से टेकर आप बनेंगी, तो शायद वो बच्चा कहीं ना कहीं ये पूरा रियलाइज़ कर पाएगा कि हाँ, मेरी मदर ही वाकई में मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पूरा पाला। मेरे एक छोटे से छोटे एरिया से लेकर मेरे बड़े मेजर डिसीज़न में मेरी मदर हमेशा मेरे साथ थी और पॉजिटिव वे में साथ थी। अब बात है कि क्या ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब हम क्या नहीं करें, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है कि मदर के साथ स्पेशली बच्चा ओवर डिस्कशन और ओवर टॉकेटिवनेस के साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। उसमें कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि हम शायद अपने बच्चे के फ्रेंड बन रहे हैं या बच्चा हमारे साथ बहुत ओपन है और फ्रेंडली है, लेकिन ये ओपन और फ्रेंडली नेचर और बिहेवियर कई बार ओवर डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स की तरफ ले जाता है, और जिसमें अननेसेसरली मदर के साथ बच्चे का ओवर टॉकेटिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आपको थोड़ा सा कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है या आपको उसको बहुत ही एक अलग तरीके से गाइड करना पड़ता है, वहाँ बच्चा आपको ओवर रूल कर देता है या आपको ग्रांटेड ले लेता है, और या आपकी बात को सुनना या समझना ही नहीं चाहता, फ्लैटली रिफ्यूज़ कर देता है। इस फ्लैटली रिफ्यूज़ल से बचने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप बच्चे के साथ लेस डिस्कशन करें, लेस डिस्कशन, और डिस्कशन बहुत ही टारगेटेड हों। अगर उनकी ज़रूरत है तो ही उन टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाए, सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन ना किया जाए। अक्सर पाया गया है कि मदर अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए या अपने एक खाली समय के को भरने के लिए या अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और वो बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाना है तो आपने अपनी बेटी को साथ में ले लिया, कहीं बाहर जाना है तो आपने अपने बच्चे को कहा कि स्कूटी से मुझे छोड़ आओ, जबकि आपको पता है कि आपका बच्चा अंडर 18 है और उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस तरीके की चीज़ों को शुरुआत में ही इतनी आसानी से और हल्केपन से करते हैं, हमें पता नहीं होता कि कब हम अपनी वैल्यू खो रहे हैं। तो आपकी वैल्यू बनी रहे और आपका बच्चा अपने जीवन में आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही एक इस तरीके से लगन के साथ उनको दे पाए, तो उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों से शुरुआती रूप में बचना होगा। आप कोशिश करें फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन, आपको घर बदलना है या आपको बेटी की शादी करनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है या आपको अपने बेटे का एडमिशन कराना है, कोशिश करें ये सारे डिस्कशन बच्चे के एग्ज़ाम्स के आने वाले हों या एग्ज़ाम्स चल रहे हों तो उन सब चीज़ों में अवॉइड किए जाएं। आपको किसी की मैरिज का फंक्शन अटेंड करना है या आपको अपने घर की या घर में कोई सेरेमनी करनी है, आप कोशिश करें उन सारी चीज़ों को, सारे डिस्कशन को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया जाए। आप कोशिश करें कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स को ना दें कि जहाँ पर आप किसी और की चर्चा कर रहे हो। बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर करना या किसी अन्य की सक्सेस की चर्चा करना, हमें ऐसा लगता है कि हम शायद वो बच्चे को कुछ लेसन दे पाएंगे, बच्चे को कुछ समझा पाएंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम्स के दौरान या एग्ज़ाम्स के आने वाले हों तब ये कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होता और ये जस्ट एक वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी बन जाता है। और इसी के साथ साथ पेरेंट की और स्पेशली मदर की वैल्यू कम होती चली जाती है। बच्चे को ऐसा तो लगता है कि वो अपनी मदर के बिना नहीं रह सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी फील हो जाता है कि मेरी मदर उतनी भी वर्दी नहीं है कि वो मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस पाने की ओर मुझे कुछ थोड़ा सा गाइड कर सके। वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से बचें। आप कोशिश करें आप अपने बिटर एक्सपीरियंस को, यानी कि कड़वे अनुभव, आपके जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं या आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपर्टीज़ जो हासिल करी है, उन सब चीज़ों की चर्चा एग्ज़ाम्स के दौरान, एग्ज़ाम्स से पहले अवॉइड कर दें। अगर आपका बच्चा 7th और 8th क्लास में आ चुका है तो वहीं से आपके ये सारे डिस्कशन जो आप शायद 7th और 8th क्लास से पहले कर दिया करते थे, अब उनको बिल्कुल ही समाप्त कर दें या उनको पूरा कंप्लीट अवॉइड कर दें। तो उसके साथ आप देखेंगे कि आपके बच्चे को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एनर्जी से और अपने जो उसकी अपनी क्षमताएं हैं उनको ग्रो करने का टाइम मिलेगा।
ओवर डिस्कशन, ओवर एग्जाम्पल और ओवर एक्सपर्टीज़ को बार बार उसके सामने आउटर से चर्चा करने से बच्चे की अपनी जो ओरिजिनल क्षमताएं हैं वो कभी भी विकसित नहीं हो पाती, और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि शायद अच्छे एग्जाम्पल को बाहर से बोल बोल के हम उसको शायद बेहतर बना पाएंगे। ये सिर्फ मात्र एक भुलावा होता है। उसके साथ साथ आप कभी भी आपने उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप वो सारा पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उसके लिए सुविधाएं कहाँ से ला रहे हैं, कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप रटते हैं या आप बच्चे के सामने बार बार कहते हैं कि पापा तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, या किसी अन्य पेरेंट की बार बार जाके एडवोकेसी करते हैं, लाइक फादर हैं तो वो बच्चे के साथ बैठ के मदर की एडवोकेसी कर रहे हैं, अगर मदर हैं तो वो बच्चे के साथ बैठ के फादर की एडवोकेसी कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि आप शायद किसी अन्य की एजेंट हैं, और बच्चे को सिर्फ वो कुछ रटा रटाई चीज़ें या सिस्टम में बार बार लाने के लिए आप उसके ऊपर फोर्स डाल रही हैं। कोशिश करें सामान्य रूप में नेचुरल तरीके से चीज़ें अगर ग्रो होंगी, विकसित होंगी, वो बेहतर होगा। उसके साथ ये तो रही पेरेंट्स की बात कि पेरेंट्स क्या ना करें और क्या करें, मदर क्या करें और क्या ना करें। अब बात आती है बच्चे की। बच्चे को भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चे के हैं, जीवन बच्चे का है, फ्यूचर बच्चे का है, और इस आने वाले जीवन में जितनी भी क्षमताओं से वो जो चीज़ें हासिल करेगा वो भी मात्र उसी की होंगी। पेरेंट्स तो कुछ समय तक उसके साथ होंगे, किंतु आगे का पूरा जीवन जिन सारी अचीवमेंट के साथ वो जिएगा वो शायद उसको जो आनंद देंगी, उसके लिए वो जो खुशी वो प्राप्त करेगा वो उस बच्चे को खुद ही हासिल करनी पड़ेगी, और उसकी तैयारी और उसकी समझ उसे थोड़े से अगर जल्दी समय पर आ जाएगी तो शायद बेहतर होगा। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चों को अक्सर फियर हो जाता है, बहुत सारे एंग्शियसनेस हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के में आ जाते हैं, बच्चे पैनिक मोड पर आ जाते हैं, और इन सारी चीज़ों में कई बार वो एक प्रकार से लोगों का अटेंशन भी सीख कर रहे होते हैं या सिंपैथी मिल जाती है, और वो अपने आप को इस तरीके से डिस्प्ले करने लगते हैं कि हाँ उन्हें ये प्रॉब्लम है और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ड्यू टू एग्ज़ाम फियर उनकी ये कंडीशन हो रही है। लेकिन ये होती क्यों है, तो हम इस पर चलिए बात करते हैं। अगर हर बच्चा स्टार्टिंग से थोड़ा सा कम बात करना, यानी कि अपनी एनर्जी को लेस टॉकिंग के थ्रू रखना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा बोलना और बहुत ज़्यादा बात करना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और प्रियर एग्जामिनेशन, आपको अपनी इन एनर्जीज़ को बिल्कुल लिमिट करना होगा। कम बोलना, बहुत लेस टॉकिंग, लेस थिंकिंग, कम सोचना, अपने आप को सोचने और बोलने दोनों ही चीज़ों से आप कम कर दें। अगर आप इन दो चीज़ों में अपनी एनर्जीज़ को सेव करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी सोचने में जा रही थी वो एनर्जी प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, जो एनर्जी बोलने में जा रही थी वो एनर्जी एफर्ट्स और मेहनत करने में कन्वर्ट हो जाएगी। किंतु अक्सर हम बोलकर, बातचीत करके और ओवर डिस्कशन के द्वारा और ओवर थिंकिंग के द्वारा इन सारी चीज़ों को पनपने नहीं देते, और फिर हम कहते हैं हमें एंग्जाइटी हो रही है, हम एंग्शियस हैं और हमें बहुत ज़्यादा पैनिक मोड आ रहा है। तो इसके साथ ही आपके जो सोचना और ओवर थिंकिंग है या आपका जो बोलना है वो कई बार आर्ग्यूमेंट में और ओवर डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट किससे? अपने सिबलिंग्स से, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि हम बाकी लोगों से, बाहर के लोगों से तो आर्ग्यूमेंट कम करते हैं, घर के लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं। फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें, आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, आप कहाँ पर जाएंगे, साउथ में जाएंगे कि नॉर्थ में जाएंगे, बहुत सारे कॉलेजेस की अच्छी और ख़राब बातें, बहुत सारे जो ये आगे के पूरे जो दिवा स्वप्न है, डे ड्रीमिंग है, हमें इससे रुकना पड़ेगा। आप साउथ में भी तभी जाएंगे जब आप स्कोर करेंगे, आप नॉर्थ के कॉलेजेस में भी तभी जाएंगे जब आपके स्कोर कर आएंगे। तो जब आपका मेन जो एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपको चीज़ें मिलनी है, यानी कि जो प्रसाद आपको तभी मिलेगा जब आपका स्कोर होगा, तो आप फोकस अपना स्कोर में लाने में ही बढ़ाएं, ना ही कि ये सोचने में कि आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। डिसाइड तो आपके स्कोर्स करेंगे, तो आप अपने स्कोर्स पर फोकस करें और आर्ग्यूमेंट्स पर, डिस्कशन से बचें कि फ्यूचर रिलेटेड डिस्कशंस को आपको भी स्टॉप करना होगा। एक मेरे पास केस आया जिसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी जेई ट्रिपल ई की प्रैक्टिस कैसे करूं। तो मैंने कहा कि जेई ट्रिपल ई की प्रैक्टिस क्यों करनी है जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो आपने स्टार्टिंग से कोई कोचिंग भी नहीं ली,
आपने स्टार्टिंग से कुछ पढ़ाई भी नहीं करी, अब आपको अपने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन क्यों करनी है? तो बच्ची ने बताया कि क्योंकि घर में इसकी चर्चा होती है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैंने कहा जब आपकी घर में चर्चा होती है तो आप क्या करते हैं, आप उस चर्चा में शामिल हो जाते हैं? बोले हाँ, होना पड़ता है। मैंने कहा क्यों होना पड़ता है, कोई कंपल्शन है? बोले नहीं। मैंने कहा आप इसे रोक क्यों नहीं सकते? तो बोले कि कैसे रोकूं, पेरेंट्स मानते नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आप उनको रोकने के लिए नहीं कह रही, मैं खुद को रोकने के लिए कह रही हूँ। क्या आपने खुद को रोका कि इस प्रश्न का आपको कोई जवाब नहीं देना? अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या आपको वहाँ जाना है, बेंगलोर जाना है, आप कह दीजिए नहीं, मुझे तो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन करनी है, मेरा तो अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम्स मैथ का है, मैं उसको प्लानिंग कर रही हूँ, अभी बाद में इसको सोच के बताऊँगी। आपको वापस आना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको वहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा, आपको उन सारे डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स जो हो सकते हैं या हो जाएंगे उनके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि हम जिस रोड पर जा रहे हैं, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये ओवर डिस्कशन और ओवर थिंकिंग का रास्ता है, आपको वापस आना पड़ेगा। अक्सर हम इसमें एनर्जी ज़ाया कर देते हैं कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, दूसरे फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी करने के लिए, बट आप कैसे फ्री हो गए? एग्ज़ाम्स तो आपके हैं, आने वाला स्कोर भी आपका होगा, मिलने वाली चीज़ें भी आप ही की होंगी। तो कोशिश करें इन सारी जो ये मैकेनिज़्म है इन चीज़ों में फंसने का, किसी और ने चर्चा शुरू करी और आप उसमें शामिल हो गए, उससे आप बचिए। उसके साथ साथ मोर फंक्शनल होना पड़ेगा। बी फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है क्या ड्यूरिंग स्टडी आपका ऑडियो, विजुअल, मोटर तीनों मोड एक्टिव है। ऑडियो मीन्स आप बोल रहे हो और बोल बोल के पढ़ रहे हो। विजुअल मीन्स आप जो देख रहे हैं उसमें कंप्लीटली कनेक्ट हो। और थर्ड इज़ मोटर, आप साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। अगर ये 3 एरिया आपके कनेक्टेड हैं ड्यूरिंग स्टडी टाइमिंग, तो आपकी स्टडी, आपकी मेमोरी, आपकी रीडिंग, रिटेनिंग सभी कुछ बहुत ही बेहतर होगा और आप फील कर पाएंगे आपने जो भी कुछ पढ़ा था वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया और वो पूरी तरीके से आपकी मेमोरी में है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए अपनी मोटर मेमोरी, अपनी ऑडियो और विजुअल तीनों मेमोरी से अपनी चीज़ों को रिकॉल कर पाना ईजी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को शामिल करेंगे ये स्ट्रेटजीज, तो आप इसके रिजल्ट्स बेहतर देखेंगे। उसके साथ साथ रिवीजन और रिवीजन के साथ उसकी चेकलिस्ट और शॉर्ट नोट्स, तीनों चीज़ों का बनना बहुत ज़रूरी है। आपकी चेकलिस्ट, आपने कितना रिवीजन कर लिया है, कितना बचा हुआ है, कितने घंटे बचे हुए हैं और कितने आगे नोट्स आप प्रिपेयर कर चुके हैं। शॉर्ट नोट का लगातार बनते रहना और आपके रिवीजन और चेकलिस्ट का मेंटेन होते रहना, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, इतना सिलेबस था और लगभग मैं इतना कर चुका हूँ, इतने टॉपिक्स रिवाइज करने बाकी हैं। और आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से आप अपने पूरे सिलेबस को कॉन्फिडेंटली, सक्सेसफुली कवर कर पाएंगे और आप फील कर पाएंगे, आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि हाँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी स्टडी में कम्प्लीटली कनेक्टेड हूँ। और आपको किसी भी तरीके का फियर, फोबिया, एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स का कोई मोड नहीं आएगा। अब इस आपका शरीर और बेहतर रहे और आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल पा पाएँ, उसके लिए आपका वाटर इनटेकिंग 3 to 4 लीटर वाटर इन अ डे हर बच्चे को इनटेक कर लेना चाहिए। अगर आप ये इनटेक करते हैं प्रॉपरली और अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, आप अच्छे और टाइम से खाते हैं, ये नहीं कि आप पूरे दिन खा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट मील अगर आपने 12 बजे खाया है तो नेक्स्ट 2 बजे से पहले कुछ ना खाएं। कोशिश करें कि अगर आपने 12 बजे फ्रूट्स खाए हैं तो अब आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी दोपहर के लंच में आराम से ले सकते हैं। अगला मील फिर कोशिश करें वो लिक्विड डाइट में हो जाए, वो जूस हो जाए या कुछ और एनर्जी ड्रिंक्स हो सकते हैं। अगर इस तरीके से आप 1 लिक्विड एंड 1 सॉलिड डाइट के थ्रू आप अपने पूरे फूड को स्केड्यूलिंग उसकी करेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश और आपका जो पूरा इंटेस्टाइन है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपको बहुत ज़्यादा एक कूल और एक हल्का फील कराएगा। साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस, ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि टाइम नहीं है, बस हार्डली 10 मिनट 15 मिनट इज़ इनफ। अगर 2 टाइम इसको बांट लेते हैं 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 10 to 15 मिनट्स इन द इवनिंग, वो आपकी सारी जो उसमें मसल स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़ा सा जॉगिंग, थोड़ा सा अगर रोप स्किपिंग है अपनी छत पे, टेरेस में या अपने कहीं भी गार्डन में जाके आप थोड़ा सा रोप स्किपिंग कर लीजिए, दैट इज़ इनफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इससे ज़्यादा टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें
कि आप स्लीप का जो आपके घंटे हैं वो पूरा स्लीपिंग आवर्स आपके 6 to 7 आवर्स निकल के आने ही चाहिए। मैंने कई बार बहुत सारे बच्चों का जब मैं पूरा डे स्केड्यूलिंग चार्ट प्रिपेयर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसमें मैं उनके 8 से 10 घंटे स्टडी के निकालने के बाद उनको पूरा 6 से 7-8 घंटा सुला भी दे रही होती हूँ। और वो आश्चर्य करते हैं क्योंकि हम काम टाइम मैनेजमेंट पे नहीं, वेस्टेज मैनेजमेंट पे करवाते हैं। वेस्टेज कहाँ हो रहा है? नहाने में, धोने में, खाने में, बातें करने में। हम वो सारा टाइम आपका वेस्टेज मैनेजमेंट के थ्रू वो सारा निकाल के और एक बहुत ही बेहतर पूरा स्केड्यूलिंग उनको बना के चार्ट प्रिपेयर करके दे देती हूँ और बच्चे उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। बच्चे ही नहीं, जो बड़े भी हैं वो भी कई बार अपने टाइम शेड्यूल को एक अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं कर पाते। हम उनकी भी स्केड्यूलिंग बहुत चार्ट पूरा प्रिपेयर करके दे देते हैं और वो अब उसे पेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में लगभग 2 से 3 महीने उसको फॉलो करते हैं और धीरे धीरे वो उनकी हैबिट में आ जाता है। इसी तरीके से आप भी अगर अपनी लाइफ में अपनी डे को, अपने वेस्टेज मैनेजमेंट को पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और एक लंबा वक्त आपको सोने के लिए और एक लंबा समय आपको पढ़ाई करने के लिए आसानी से मिल जा रहा है। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात, आपने पूरे साल क्या किया है, एक बार इसको एनालाइज करना, इसको फोकस करना, कितने फोकस्ड हम थे, क्या क्या हमने प्रिपेयर किया, हमने कितनी रेगुलर स्टडीज़ करी और क्या हम अब अपना जो एग्ज़ाम्स आ रहा है या एग्ज़ाम्स चल रहा है इसमें कितना कवर पर कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को खुश रख पाएंगे। अगर जब हम रियलिटी के नज़दीक नहीं होते और हमने साल भर पढ़ाई नहीं की होती, हमने अपने आप को फोकस नहीं रखा होता, उसके बाद हम 95% की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो ज़रूर आपको एंग्शियसनेस भी होगी और पैनिक अटैक भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को प्रेशर कर रहे हैं, अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एक कंप्रेस कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने आप से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो सक्सेस है हार्ड वर्क करने पर ही सक्सेस मिलती है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता कि आप एक रात पढ़ें और आप 95% ले आए, ऐसा होता नहीं है। तो जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको रियलिटी के नज़दीक रखिए और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप से और दूसरों से वादा करिए। उसके ज़्यादा फेक वादे अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। उसके साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म से बचिए कि मैं इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया क्योंकि एग्ज़ाम्स के से पहले मेरे पेट में दर्द हो गया था या एग्ज़ाम बहुत टफ था, सभी कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्स आया था, सभी कह रहे हैं कि लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। इन सारी प्रोक्रेस्टिनेशन और इन सारी जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इससे अपने आप को बचा के रखिए। बी क्लियर एंड बी फोकस्ड ऑफ योर टुडे एंड फ्यूचर एंड पास्ट लाइफ। जितना ज़्यादा आपकी क्लैरिटी रहेगी उतना ज़्यादा आप अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस ले पाएंगे। आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को सभी को एक ओबलाइज कर पाएंगे ये कहकर कि आपने जो सक्सेस पाई है वो अपने हार्ड वर्किंग से पाई है। तो बच्चे अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे से निकलने वाला हो जाएगा। थोड़ा सा सच्चाई का सामना करना ज़रूरी होता है। प्रिपेयर करिए अपने आप को कि आने वाले जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होंगे, अगर वो कुछ नेगेटिव भी हुए, आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि आप जितना पास्ट के फोकस में जाएंगे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तो सेकंड चांस लेना कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें बदनामी नहीं है। हम रेडी रहें कि हम बार बार एफर्ट्स करेंगे, अगली बार हम और अच्छे से एफर्ट्स करेंगे। इसी सोच के साथ आप अपने एग्ज़ाम्स को बिल्कुल निडर होकर दीजिए और अपना मूड और अपना बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव रखिए। कोशिश करिए कि अगर आप अपने इस पॉजिटिविटी को मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, कोई भी परेशानियां हैं तो हमारे चैट बॉक्स में हम तक पहुंचाइए, हमारे हेल्पलाइन में हम तक पहुंचाइए। अगले फिर किसी एक नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगी और इसके साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।